Students to AIB Education at Study with Anas Sir. Today I will be start in class 12th Political Science second book और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और समझते हैं इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, बट जो हमारे चैप्टर का नाम है पहले उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। यानी कि जो हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनके लिए एक योजना तैयार करना कि इनका यूज हम भविष्य के अंदर कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसी को ही योजना बोला जाता है अल्टीमेटली। तो देखो, यही मैंने दोबारा मतलब बता देता हूँ, उसका नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। किन साधनों के लिए? उपलब्ध साधनों के लिए। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। यानी जो ये हमारा नियोजित वर्ड है, इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं हम? उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और साथ ही लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। तो ये है हमारा नियोजित। अब नियोजित विकास हो रहा है हमारा नियोजित, उसके अंदर राजनीति का क्या मतलब है ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप आपकी डेफिनेशन समझ में आई होगी कि नियोजन का आखिर आशय या फिर मतलब क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे और क्या क्या बता रखा है इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ ये नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। यानी ये माना जाता था आज़ादी के समय में कि जो विकास कर रहे हैं वो सिर्फ पश्चिमी देश हैं और पश्चिमी देश ही क्या हैं? मालदार देश हैं। और देखिए, आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी देशों की तरह होना। आधुनिक यानी कि अपने आप को विकसित करने का अर्थ यही है कि हम भी पश्चिमी देशों के जैसा बन जाएं। हमारे आइडियोलॉजी पश्चिमी देश बने हुए थे कि हमें भी विकास कर कर पश्चिमी देशों जैसा बनना है। तो ये मानना था आज़ादी के समय पर। और देखिए, विकास के दो मॉडल थे, पहला था उदारवादी और पूंजीवादी और था समाजवादी मॉडल। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ आई। यानी अब सबसे पहले जब हमने आज़ादी लड़ ली, आज़ादी के बाद हमें चुनाव वगैरह सब चीज़ हो गई। अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी अपने देश की अर्थव्यवस्था को आखिर उठाया कैसे जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी हमारे देश पर 200 साल तक शासन किया गया था, तो उसके द्वारा हमारे क्या था, सारी जो हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेज थी, हमारे जो पहले से ही खदान थे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब उठा के कहाँ ले गए थे? अपने देश के अंदर ले गए थे। तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरी हुई थी। हमारे देश के अंदर पढ़ी लिखी जनता नहीं थी। 75% आबादी उस पर 75% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। ज़्यादा से ज़्यादा देश की आबादी गांव देहातों में रहा करती थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थी। तो बेसिकली अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आखिर उठाएं कैसे। तो अब उठाने के लिए सबसे पहले ये था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होगी तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसके लिए करें। तो बेसिकली इन सभी का समाधान करने के बाद हमारे पास आई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 टाइप्स थे हमारी इकोनॉमी के। अब देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी देश के अंदर संसाधन होंगे, जो भी बिजनेस करना होगा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो सब कौन करेगा? सरकारें करेंगी। सेकंड इकोनॉमी पर आ जाइए, और साथ ही जो सरकारें ही ये तय करेंगी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किस टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है। अब देखिए, सेकंड वाली पे आई है उदारवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी क्षेत्र था, वो किसके अंदर डिनोट होना चाहिए? वो होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यानी पूरे देश में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी हमारी, वो एक प्राइवेट पर्सन करेगा। उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स तलक ही सीमित रहेगी। तो इसके अंदर ये था। बट भारत ने जो अडॉप्ट की इकोनॉमी वो करी मिक्स्ड इकोनॉमी। वो क्यों? देखिए, उस समय पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उस समय पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर सहारा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो बेसिकली फ़ायदे के लिए काम करती हैं। यानी कि उनके जो डिसीज़न होते हैं गुड्स बनाने के, वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं, ताकि उनको अमीर आदमी ही खरीद सके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई महंगी कार उनको लॉन्च करनी है, तो वो महंगे कार लॉन्च उन्होंने करी, तो वो रिच पीपल्स तो खरीदेंगे उसको, कोई गरीब आदमी थोड़ी खरीद पाएगा। और यहीं पर अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट का सारा वेलफेयर जो होता है वो पब्लिक के लिए होता है, कि वो चीपर गुड्स बनाते हैं, मतलब कि सस्ते
सस्ते दामों वाले गुड्स बनाते हैं ताकि हर कोई इनको खरीद सके, तो उसमें अमीरों की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, उनके मतलब के गुड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ गरीब पूरे हो पाएंगे। तो बहुत से जो पार्लियामेंट के लोग थे वो क्या कर रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सभी रिसोर्सेज जो होती हैं वो सरकारों के हाथ में रहती। मगर जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी विरोध करने में ये कहा कि नहीं, अगर हमारा पूरा देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहेगा तो हम तब भी विकास नहीं कर पाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से भंग जाएगी। इसके बाद सारे कंक्लूजन ड्रॉन होने के बाद हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए भी जगह है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए जगह है, सभी के लिए एक शेड्यूल बना रखा है कि इस शेड्यूल से इस शेड्यूल तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम कर सकती हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगी, तो सारे समावेश हैं। तो इसीलिए भारत ने क्या अपनाया, भारत ने अपनाया समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, दोनों ही गुण थे उनके अंदर। तो इसी के साथ हमारे ये सारे पॉइंट्स फिनिश होते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि देखिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में ये सहमति बन गई कि गरीबी मिटाने का और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण करने का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। यानी कि अपने देश की गरीबी मिटाना, अपनी सरकार का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्वितरण करना, वो सब जिम्मा किसका होगा, आज़ाद भारत की सरकार का होगा। इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और देखिए बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्रस्ताव रखा जिसमें कि सरकार, औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के बड़े कदम उठाए गए। तो ये एक प्रस्ताव आया था जिसमें निवेश के द्वारा भी बातचीत की गई थी। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ तक। आई होप आपके भी क्लियर। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में इसी पॉइंट से आगे के हम कवर करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है ना, उनके सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपस में लिंक हैं। अब देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद रजवाड़ों और उसका विलय हुआ, साथ ही एक दल के प्रभुत्व का दौर चला। अब उसके बाद हमारा विकास का क्षेत्र आ गया है यहाँ पर। तो विकास का क्षेत्र के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स आएंगे हमारे। तो इसीलिए अगर आपने एक भी चैप्टर मिस किया है तो हो सकता है आपके नेक्स्ट चैप्टर समझ में इतनी ज़्यादा नहीं आए, इसलिए आपको सभी चैप्टर समझते हुए चलना है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर्स नहीं समझे तो आप चैनल पर जा सकते हैं इजीली। हर एक की एक सेपरेट स्पेसिफिक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, फर्स्ट बुक की भी एंड सेकंड बुक की, और सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।